आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैरिया स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल के स्थल निरीक्षण कर मेट्रो रेल के डिब्बे, रेलवे ट्रैक, यार्ड और पावर ग्रिड का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बैरिया स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल परिसर में ही मेट्रो रेल का ठहराव, रखरखाव एवं साफ सफाई होगा। यहां बने प्रशासनिक भवन से मेट्रो रेल के सुचारू परिचालन का प्रबंधन कार्य किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 0 माइल मेट्रो स्टेशन का भी जायजा लिया और वहां पर चल रहे काम की प्रगति की जानकारी ली। सीएम ने स्वचालित सीढ़ी, टिकट काउंटर, यात्री सुविधा, पब्लिक एरिया, इसके साथ ही पेड एरिया और लिफ्ट, प्लेटफॉर्म तक जाने के रास्तों की भी जानकारी ली। सीएम नीतीश ने पटना मेट्रो निर्माण कार्यों में तेजी लाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। मेट्रो निर्माण की प्रगति का उन्होंने जायजा लिया है। सितंबर तक इस सेवा की शुरुआत करने की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले काम कैसा चल रहा है, कितना काम पूरा हो चुका है, कितना काम ये अधूरा है, कैसे इस काम को तेजी दिया जा सकता है, उन तमाम चीजों की जानकारी अधिकारियों से ली। शैलेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सितंबर से सेवा मिल सकती है मेट्रो की, लेकिन आज सीएम पहुंचे थे जानकारी लेने के लिए, जायजा लेने के लिए। विस्तार से जानकारी दीजिएगा इस खबर पर। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो का पूरा जायजा लिया है। मेट्रो की बोगियों से जो मेट्रो ट्रेन है उससे उसकी और साथ ही साथ पटरियों की और पूरा जो डिपो है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने विस्तृत तौर पर ली है, क्योंकि पहले यह तय था कि 15 अगस्त से मेट्रो की सेवा जो है वो पटना वासियों को मिलेगी, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण थोड़ी देर जरूर हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने से मेट्रो की जो सेवा है वो पटना पकड़ी से लेकर के जो बस स्टैंड बैरिया तक है वहां तक, और मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों की जानकारी ली। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि चुनाव के पहले एक बड़ी सौगात बिहार के लिए है, और सबसे बड़ी सौगात बिहार जैसे राज्य में मेट्रो की सेवा लोगों को मिलने जा रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज निरीक्षण किया है और सेफ्टी के साथ साथ तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने आज वहाँ निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द जो काम है उसे पूरा करें और समय से जो लक्ष्य तय है उस लक्ष्य के अनुरूप इसको चालू कराया जाए। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जो डिपो है या फिर यार्ड है, पावर ग्रिड है या मेट्रो टर्मिनल है, उस सभी चीजों का मुख्यमंत्री ने खुद बारीकी से निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द समय के अनुसार से चालू कराया जाए ताकि पटना के लोगों को ये सुविधा मिल सके। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, जब सीएम वहां पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत करते हुए। ये तस्वीरें आप सीएम की देख सकते हैं। और वहीं राहुल गांधी के सामने वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा करने वाली रंजू देवी ने सफाई दे दी है। रंजू देवी ने कहा कि वार्ड सचिव ने नाम कटने की बात बोलने को कही, लेकिन नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चपला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी, पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। इस महिला के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया था कि महिला का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बताने की कोशिश की थी कि निर्वाचन आयोग लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है। मकसद निर्वाचन आयोग की छवि को खराब करना था। लेकिन अब सच्चाई जान लीजिए, वो भी किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद नाम काटे जाने का दावा किए जाने वाली महिला की ही जुबान। सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं। रोहतास की रहने वाली रंजू देवी का साफ साफ कहना है कि वार्ड सचिव ने राहुल गांधी से ऐसा बोलने को कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी, पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं,
अपने गठबंधन के साथियों के साथ बिहार में हो रहे SIR के विरोध में चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा पर निकलते। राहुल गांधी के दावे को सही साबित करने के लिए कई लोगों को बुलाकर उनके सामने वोट कटने की बात कहवाई जाती है, वीडियो बनवाया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। रंजू देवी का नाम भी वोटर लिस्ट में है और उनके घर वालों का भी। सवाल है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा का मकसद निर्वाचन आयोग के खिलाफ भ्रम फैलाकर बदनाम करना और वोट हासिल करना है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और देश के दोनों निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ राहुल गांधी ने कार्रवाई की धमकी दी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राहुल ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर सियासी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लड़ाई अब निर्वाचन आयुक्तों के साथ व्यक्तिगत होती दिख रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने देश के तीनों निर्वाचन आयुक्तों को धमकी दे दी है। वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल ने चेतावनी दी कि जब बिहार और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब तीनों निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन औरंगाबाद और गया में राहुल गांधी ने निर्वाचन आयुक्तों को चेतावनी दी। राहुल ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमला जारी रखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रखी है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एकदम फिल्मी अंदाज में राहुल ने चेताया कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। इस पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को खुलेआम धमकाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी जी संवैधानिक चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्तों को खुलेआम धमकी देकर सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह सरासर कानून का उल्लंघन है। राहुल गांधी चुनाव आयुक्तों के खिलाफ बयान देकर के राजनैतिक पैंतरेबाजी और ड्रामाबाजी कर रहे हैं। कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पहले से परेशानियों में घिरे हुए हैं। अब संवैधानिक पदों पर बैठे तीनों निर्वाचन आयुक्तों को चेतावनी देकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि राहुल इन मुश्किलों से कैसे पार पाते हैं। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर सियासत भी तेज हो रही है। हालांकि इस बार एनडीए ने नहीं बल्कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद के बेटे और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए। तेज प्रताप ने लोगों से राहुल तेजस्वी की यात्रा से दूरी बनाए रखने की अपील की है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल में राहुल गांधी बिहार में सबसे बड़ी यात्रा पर हैं और राहुल की इस यात्रा में उनके सारथी बने हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पर अब उनके ही बड़े भाई और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को बेअसर बता दिया है। अपने ही पिता लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव इन दिनों बागी तेवर दिखा रहे हैं।
तल्ख अंदाज में तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने निकले हैं या तार तार करने। हम तो कहे तो आपको SIR को लेकर के चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है और ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है, तो इस भ्रमित में ना रहे लोग। तेज प्रताप ने अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। तेज प्रताप ने आलोचना करते हुए कहा कि लोग राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से दूर रहें। यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि SIR पर निर्वाचन आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है। तेज प्रताप के तंज पर RJD और कांग्रेस ने पलटवार किया कि इंडिया गठबंधन तेज प्रताप के बयानों को तवज्जो नहीं देता। इस तरह के बयान तो आते ही रहते हैं, कोई भाजपा के इशारे पर देता है, कोई किसी के इशारे पर देता है। देखिए, तेज प्रताप जी की बातों पे क्या बोलना, पूरा बिहार जो लोग उनको समझते हैं वो जानते हैं कि उनकी राजनीतिक सोच कितनी है। भले ही महागठबंधन के नेता तेज प्रताप के बयानों को कोई अहमियत न दे रहे हों, लेकिन तेज प्रताप को NDA नेताओं का पूरा साथ मिल रहा है क्योंकि बीजेपी और JDU तेज प्रताप के बयानों से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है। तेज प्रताप यादव जी ने अपने भाई तेजस्वी यादव जी के खिलाफ राजनीतिक बिगुल फूंक दिया है। परिवारवादी पार्टियों में अमूमन ऐसा ही होता है। लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव जी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की यात्रा को लेकर भ्रम फैलाने वाली यात्रा का संज्ञा देकर चुनाव आयोग के मंतव्य पर अपनी मोहर लगा दी। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव भी यही मान रहे हैं कि राहुल तेजस्वी के वोट चोरी वाले मुद्दे से लोग भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन लोगों को भ्रम में नहीं आना चाहिए, लोग इससे दूर रहें। राहुल तेजस्वी जनता को भ्रम में फंसाए रखना चाहते हैं, जबकि असली मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ तेज प्रताप की तल्खी के बाद ये देखना होगा कि राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो चुका है। गया जी में बजरंगबली के मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने को लेकर बीजेपी राहुल पर निशाना साध रही है। बीजेपी राहुल तेजस्वी पर सनातन विरोधी होने और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। भगवान बजरंगबली का ये मंदिर गया जी के वजीरगंज प्रखंड के पुनावा में है। बजरंगबली जी का ये मंदिर आज बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे राहुल गांधी पर इस मंदिर का अपमान करने का आरोप लग रहा है। गया जी में वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन भारी हंगामा हो गया। लोगों का आरोप है कि महिलाएं हाथ में पूजा की थाली लेकर खड़ी रहीं, लेकिन राहुल तेजस्वी का काफिला पुनावा हनुमान मंदिर पर रुका ही नहीं। राहुल गांधी के मंदिर में पूजा नहीं करने से स्थानीय लोग नाराज हो गए। पूजा के लिए तैयार की गई थाली रखी की रखी रह गई। राहुल गांधी का काफिला जब मंदिर के पास से गुजर गया और नहीं रुका तो स्थानीय युवा आक्रोशित होकर नारा लगाने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी इस प्राचीन मंदिर को मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने राहुल को सनातन विरोधी बताकर निशाना साधा और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा वहीं से शुरू होनी थी, लेकिन ये सनातन विरोधी दल के लोग उस मंदिर में गए नहीं। पूजा की थाली सजाकर वहां रखी रह गई, पुजारी इंतजार करते रह गए। पुनावा हनुमान मंदिर पर उपजे सियासी बवाल को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने दलील दी है कि बजरंगबली के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहले से कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था और यही वजह है कि वजीरगंज से गुजरने के दौरान राहुल तेजस्वी का काफिला नहीं रुका। राहुल गांधी जी अपने निर्धारित प्रोग्राम के तहत अपनी यात्रा कर रहे हैं। जो जो उनका निर्धारित प्रोग्राम था वो उस हिसाब से अपने टाइमिंग से वो यात्रा कर रहे हैं। कल भी औरंगाबाद में सूर्य मंदिर में जाकर श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी ने पूजा अर्चना की, इसके बाद यात्रा पर निकले। तो सनातन पर बीजेपी वाले एनडीए वाले क्या ज्ञान देंगे। हनुमान मंदिर के बाहर काफी हो हंगामे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का काफिला मंदिर के बाहर रुका और पप्पू यादव ने
बजरंगबली की पूजा अर्चना भी की। उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि पहले से पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, बस बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। गयाजी संवाददाता एलन लिली और पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं नवादा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी जिप्सी के अंदर एक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आ गया। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से चोटिल हो गया। नवादा शहर के भगत सिंह चौक से जब राहुल गांधी का काफिला ITI मैदान की तरफ निकल रहा था, उसी समय राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस गाड़ी में बैठे थे, उस गाड़ी के नीचे वो सिपाही आ गया, जिससे कि वो गंभीर रूप से चोटिल हो गया। इस घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे बाहर निकाला। पुलिसकर्मी का पैर टायर के नीचे दब गया था। पुलिसकर्मी को इलाज के लिए भेजा गया, तब जाकर राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ाया गया। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। और जिस आंकड़े के आधार पर कांग्रेस SIR के खिलाफ आंदोलन कर रही है, वही आंकड़ा देने वाली एजेंसी ने उसे अपनी गलती मानकर पोस्ट डिलीट कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए पोस्ट को CSDS के संजय कुमार ने डिलीट कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, जिसके बाद देश में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जिस सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर वोट चोरी का आरोप लगा रही थी, अब संजय कुमार ने उस पोस्ट को डिलीट किया है और उसके लिए माफी भी मांगी है। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा है कि क्या अब वो देश से माफी मांगेंगे। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी झूठ की दुकान चला रहे हैं, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उनको ऐसी एक संस्था चाहिए जो कि फेक डेटा, गलत तथ्य परोसे और उसको फिर वायरल किया जाए और सोशल मीडिया पे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा जाए, देखिए फलानी संस्था ने कहा है कि इस तरह से हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है उसमें धांधलेबाजी होती है। नैरेटिव सेटिंग ज्यादा है। ये फैक्ट्री है, ये मशीन है झूठ परोसने की। पूरा खेल सामने आ गया। कुछ कांग्रेस प्रायोजित सो कॉल्ड सर्वे वाले सेफोलॉजिस्ट जो मास्क लगाकर आते हैं और हर चुनाव से पहले गलत आकलन करके जाते हैं, जैसे योगेंद्र यादव और उनके प्रोटेजी, वो आकर कहने लगे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा की तुलना में कुछ सीट्स में अचानक 40-45% वोट कट गए और 40-45% वोट बढ़ गए। उन्होंने सो कॉल्ड डेटा भी प्रस्तुत किया। आज पता चल रहा है। और वही मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर चुटकी ली है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी जितने दिनों तक बिहार में रहेंगे, एनडीए के लिए उतना ही शुभ होगा। एनडीए जीत को लेकर ज्यादा आश्वस्त रहेगी। ऑस्पिशियस मानते हैं, मतलब ये शुभ का लक्षण है एनडीए सरकार के लिए। जितना दिन तक रहेंगे हम लोग को उतना आनंद, हम लोग अपने जीत के प्रति उतना ही ज्यादा आश्वस्त होते हैं। और वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर जेडीयू सांसद संजय झा ने हमला किया। संजय झा ने कहा कि एसआईआर सिर्फ बिहार में हो रहा है। जो बिहार के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिहार के लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं कि एसआईआर पर लोगों की क्या राय है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी पूछना चाहिए। पूरे बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि एसआईआर सिर्फ बिहार में हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट पूरा लोग बिहार के बाहर चला रहे हैं, तो बिहार के लोगों से क्यों नहीं पूछते कि उनका क्या व्यू है, एसआईआर जो हो रहा है सही हो रहा है, क्या हो गया आपका। पूरे बिहार में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिएगा ना चुनाव में। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का परिवार और बड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार और सवर्ण सेना के आशुतोष कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मिलन समारोह में भी बीजेपी ने सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें और मिलन समारोह आम बात है, लेकिन पटना के बीजेपी दफ्तर से आई ये तस्वीरें और बीजेपी का मिलन समारोह कई मायनों में काफी खास है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है साथियों। जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है वो बिहार की राजनीति के लिए खास तो हैं ही, इनके जरिए सामाजिक समीकरण साधने की भी भरपूर कोशिश की गई है। जिन लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, हम उनका स्वागत करते हैं। अब जरा इन चेहरों को देख लीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा, पूर्व आईपीएस और जनसुराज के नेता रहे आनंद मिश्रा, नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे इंजीनियर अवधेश कुमार और भूमिहार ब्राह्मण मंच के संयोजक आशुतोष ने कमल को गले लगा लिया है। पूरा करने का काम किया है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। राष्ट्रहित के भावना से किया हुआ काम में मैं एक सिपाही बन के बीजेपी के साथ, बीजेपी के परिवार में रह के काम करना चाहते हैं, कार्यकर्ता भाव से। कुशवाहा जाति से आने वाले नागमणि की गिनती बिहार के चर्चित पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर होती है, तो आनंद मिश्रा तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बक्सर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और जनसुराज को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो आशुतोष भूमिहार ब्राह्मण मंच के संयोजक हैं, जो पहली बार सवर्ण आरक्षण को लेकर आंदोलन के लिए चर्चा में आए थे, जिनकी पहचान एक तेज तर्रार युवा भूमिहार चेहरे के तौर पर होती है। मतलब ये कि इस मिलन समारोह के जरिए बीजेपी ने सवर्ण और पिछड़ा वर्ग दोनों को ही साधने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बिहार में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पटना में पिछले 3 महीनों में पुलिस ने 10 अपराधियों को लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया है। लंगड़ा नंबर 1, लंगड़ा नंबर 2, लंगड़ा नंबर 3, लंगड़ा नंबर 4, लंगड़ा नंबर 5, 6, 7, 8, 9, लंगड़ा नंबर 10। देखा आपने, बिहार पुलिस ने अकेले राजधानी पटना में कितने अपराधियों को लंगड़ा कर दिया है। पटना में पिछले 3 महीने में पुलिस ने 10 अपराधियों को गोली मारी। ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के लिए खौफ का पर्याय बन गया है। अगर बिहार में आप बदमाश हैं तो आप बोरिया बिस्तर समेट लें या पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहें। मंगलवार को भी हमेशा की तरह जानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। जब पुलिस पर फायरिंग की गई तो जवाब में पुलिस ने अपराधी दीपक के पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया। पुलिस ने अपराधी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि जो लूटा गया सामान है वो जगह पर छुपा के रखे हुए हैं, उसी की बरामदगी के लिए पुलिस यहाँ आई थी और बरामदगी क्रम में इनके द्वारा हथियार से फायरिंग किया गया। पुलिस के द्वारा इनको रोकने के लिए और आत्मरक्षा में कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए गोली चलाई गई, जो इनके पैर में लगी। गोली लगते ही इनको तुरंत उपचार के लिए एम्स भेजा गया, जहाँ से इनको फर्दर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। ये कोई कहानी नहीं है। पुलिस ने पिछले 3 महीने में 9 बड़े अपराधियों के पैर में गोली मारी है। 19 अगस्त को जानीपुर में कुख्यात दीपक को पुलिस ने पैर में गोली मारी। 17 अगस्त को आलमगंज थाना इलाके में पुलिस की गोली से अपराधी विजय सैनी घायल हुआ। 15 अगस्त को यूपी से गिरफ्तार कुख्यात देवांशु उर्फ अंशु को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। 6 अगस्त को फुलवारी शरीफ में बदमाश रोशन पैर में गोली लगने के बाद काबू में आया। 22 जुलाई को चंदन मिश्रा हत्याकांड के शूटर बलवंत और रवि रंजन को जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारी। 25 जून को पुलिस ने कुख्यात राजा को गोली मारकर दबोच लिया। 12 जून को दानापुर का 25,000 इनामी विवेक को पुलिस ने पैर में गोली मारी। 11 जून को हत्याकांड के आरोपी ईशु कुमार उर्फ ऋषु को पुलिस ने पैर में गोली मारी। 23 मई को विक्रम में अपराधी विशाल को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया। 21 मई को मनेर में शूटर सोनू कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ। यानी बिहार पुलिस अब यूपी की तर्ज पर अपराधियों से निपटने के लिए एनकाउंटर को अपना हथियार बना लिया है। और स्पष्ट संदेश है, कोई काम मत करो। कोई भी अपराधी यदि आपके तरफ हाथ दिखाता है
पटना में 10 अपराधियों को लंगड़ा कर पुलिस ने अपराध की दुनिया के आकाओं में खलबली मचा दी। अब ये लंगड़े अपराधी कभी अपराध की वारदात को अंजाम नहीं देंगे। पटना में जिस तरह से अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा था, अब ऑपरेशन लंगड़ा की वजह से नीचे आ रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों को लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर पटना से आपको दे। पटना के एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्ल्स हॉस्टल और एमडीसी बिल्डिंग का उद्घाटन कर छात्रों को बड़ी सौगात दी। अत्याधुनिक क्लासरूम, लैब, ट्रेनिंग हॉल और करियर डेवलपमेंट सुविधाओं से अब छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण भी मिलेगी। संस्थान में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर कोर्स की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। 4.99 करोड़ की लागत से तैयार 2 नए गर्ल्स हॉस्टल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मिश्रा संस्थान का आज से कायाकल्प हो गया है, यानी सीएम नीतीश कुमार ने एक साथ 2 बड़े तोहफे दिए हैं। जहां एक तरफ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन हुआ है, वहीं बिहार का सबसे बड़ा एमडीसी बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया है। और हम इस वक्त नई बिल्डिंग के क्लासरूम में हैं, जो देख सकते हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, यानी बड़े बड़े जो टीवी स्क्रीन है, इसके साथ साथ जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज एसी है या स्मार्ट क्लास है, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यानी सीटिंग अरेंजमेंट जो है किस प्रकार से की गई है, और ये अब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं अब काफ़ी आरामदायक होगा, क्योंकि यहाँ दाखिला लेने के बाद काफ़ी परेशानी होती थी, जगह का अभाव था, अत्याधुनिक सुविधाओं की कमी थी। लेकिन अब यहाँ की छात्राएं अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ अत्याधुनिक क्लासरूम में भी छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सकेंगे। और हम सीधी बातचीत करेंगे यहाँ संस्थान के जो अधिकारी हैं, क्या लग रहा है, एक ड्रीम था और आज लग रहा है साकार हो गया। जी बिल्कुल, बिहार में इस तरह का मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण पहली बार किया गया है। इसमें 52 लोगों की रहने की कैपेसिटी है। जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है हमारा, इसमें कॉरपोरेट से आए हुए लोगों को, साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी रहने की व्यवस्था है। साथ ही इसमें जिम और रिक्रिएशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किए गए हैं। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड, मेरी